हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। एजुकेशन हिस्ट्री को कंटेम्प्रेरी में जो हमारा एजुकेशन शिक्षा की हिस्ट्री है 3 पार्ट में लेके चलते हैं। पहला पार्ट जो होता है प्राचीन, जिसमें वैदिक काल आ जाता है, उसको हम देखते हैं। बुद्धिज्म आ जाता है जिसको हम देखे हैं, इस्लामिक आ जाता है ये। दूसरा फिर आ जाता है मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन में आप लोगों का जो आ जाएगा ब्रिटिशर्स एज आ जाएगा, ब्रिटिश ने क्या किया, ये सारी चीज़ें हम ब्रिटिश के युग में क्या क्या चेंजेस आए शिक्षा में, किस तरह से शिक्षा जो है चेंज हो गया। थर्ड हमारा आधुनिकीकरण, यानी कि आधुनिक शिक्षा बोल सकते हैं, मॉडर्न एजुकेशन, जो अभी हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस किए, उसको लेंगे। तो ये 3 पार्ट में, तो पहला पार्ट बुद्धिज्म एंड इस्लामिक आप लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग दूसरे पार्ट में आएंगे जो कि हम मध्यकालीन यानी कि ब्रिटिशर्स का देखेंगे। देखिए, ब्रिटिशर्स के एज में जो है एजुकेशन बदल गया। हमारा एजुकेशन शिक्षा जो है पूरी तरीके से बदल गया। जो प्राचीन तरीके से आ रहा था, संस्कृत को, हिंदी को, पाली को, ये सारे लैंग्वेजेस को जो है बेस मानते आ रहा था, वो पूरी तरीके से बदल गया। अब आइए देखते हैं कि बदला कैसे। मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों को चार्ट दिखाऊंगी, चार्ट के थ्रू हम समझेंगे एंड उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ कि हुआ क्या ब्रिटिश एज में। हाँ, ये देखिए यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य में आधुनिक शिक्षा का प्रसार कैसे हुआ। ब्रिटिश में 1813 से जो है लड़ाई स्टार्ट होगी। एकदम ये इसको स्टोरी की तरह दिमाग में बैठाइएगा, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसके साथ कर सकते हैं। 1813 एकदम याद रखिएगा, इसको 1813 का आज्ञा पत्र कहते हैं या चार्टर ऑफ 1813 कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो हमारे ब्रिटिशर्स जो थे, जो हम पे राज कर रहे थे, उन लोगों को अचानक से ऐसा लगा कि हमें जो है इंडियन एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहिए। इंडियन एजुकेशन को लेकर के बहुत सारे नियम उन्होंने बनाने स्टार्ट किए, जिसमें से जो है इंग्लिश 2 पार्ट में, जिसमें जो रूल मेन पॉइंट है मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। जिसमें उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपया जो है इंडियन एजुकेशन के लिए, भारतीयों को शिक्षा देने के लिए खर्च की जाएगी। फिर उसके बाद से धीरे धीरे ये बताया गया कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो कि अभी काम करने के में काम आए। भारतीय शिक्षा, जो भारतीय संस्कृति की शिक्षा थी, उसकी अपेक्षा की गई। तो इस तरह से लैंग्वेज पे विवाद हुआ कि कौन से भाषा में जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि भारतीयों की भाषा तो संस्कृत, हिंदी ये सब है, और ये जो है इंग्लिश में शिक्षा दे रहे हैं। इंग्लिश को जो है कंपलसरी लैंग्वेज बनाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए। तो इन सारे चीज़ों पे विवाद खड़ा हुआ। अब इन सारी चीज़ों पे जब विवाद खड़ा हुआ तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे भ्रामक प्रावधान का मतलब है कि ऐसे नियम बनाए गए जो कि इंडियन को भ्रमित करने वाले, कि उनको लगे कि उनके पक्ष में हो रहा, लेकिन एक्चुअली में उनके पक्ष में वो डिसीजन नहीं लिया जा रहा था। तो जब ये 1813 का आज्ञा पत्र आया तो जो है देश में खलबली सी मच गई और फिर स्टार्ट हुआ एक विवाद, एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। उस कंट्रोवर्सी, ये क्वेश्चन भी अलग से आ जाता है कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या है, ये आएगा भी तो शॉर्ट में आएगा, तो इसको भी स्टोरी की तरह समझिए क्या हुआ। तो ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो है वो स्टार्ट हो गया। अब प्राच्य क्या है, तो प्राच्य वो लोग हैं जो इंडियन एजुकेशन को इंडियन लैंग्वेज में सपोर्ट कर रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि भारतीय साहित्य जो है उसके थ्रू जो है शिक्षा दी जाए, भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए, पूरी तरह से इंडियन चीज़ों को जो है सपोर्ट कर रहे थे शिक्षा में। हमारा पाश्चात्य समझ ही सकते हैं आप, जो पाश्चात्य है, पाश्चात्य में जो है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी, इंग्लिश भाषा को जो है कंपलसरी करने की बात कही गई, अंग्रेजी साहित्य के बारे में शिक्षा देने की बात कही गई। तो ये विवाद 2 ग्रुपों के बीच स्टार्ट हो गया। पहले लगा कि ये छोटे मोटा विवाद है, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये विवाद धीरे धीरे इस तरह से पूरे देश में फैल गया कि ब्रिटिशर्स को इसको संभालना मुश्किल हो गया।
कुछ ब्रिटिशर्स जो थे प्राच्य वालों को सपोर्ट भी कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि इंडिया में है, भारतीय हैं, इनको अगर हम इंडियन लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में अगर शिक्षा देते हैं तो ये कैसे ले पाएंगे। कुछ एक दो इधर से इंडियन वाले भी पाश्चात्य में थे, लेकिन दो ग्रुप पूरी तरीके से बटा हुआ था प्राच्य और पाश्चात्य में, और ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब ये विवाद धीरे धीरे उग्र स्वरूप लेने लगा, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैल गया। उसी बीच में एंट्री हुई एक विलन की। उस विलन का नाम है मैकाले। उस टाइम में मैकाले का वाइसराय के कानूनी सलाह के रूप में भारत आया था वो कानूनी सलाहकार के रूप में मैकाले की एंट्री हुई। ठीक है, यहां तक आप समझिए। अब देखिए, जो सलाहकार के रूप में उसको बुलाया गया था मैकाले को, तो मैकाले को जो सजेशन मांगा गया, उसको बोला गया कि ये विवाद जो चल रहा है इस पे आप अपना जो है सुझाव दीजिए कि क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में पूरे अच्छे से जांच कीजिए और फिर बताइए। हमारे मैकाले ने जो है वो है तो ब्रिटिशर से था। अब वो एक्चुअली में इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसको पता था कि किस तरह से अपनी बातों को रखना है और किस तरह से इनको घुमाना है। उसने एक थ्योरी जो है वो अपनाई। उस थ्योरी को अच्छे से समझिएगा। ये थ्योरी जो है अलग से भी पूछता है कि निस्यंदन सिद्धांत की क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये क्या है। तो उसने इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को लागू किया। अब उसको बात तो वही बोल रहा था जो बाकी पाश्चात्य वाले लोग बोल रहे थे, लेकिन घुमा फिरा करके। तो उसने ये बोला कि ये जो निस्यंदन सिद्धांत है, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है, इसको हम लागू करते हैं। अब यहाँ पे जो 1813 का आज्ञा पत्र था, उसमें एक और चीज़ की लड़ाई चल रही थी कि गवर्नमेंट ने पहले 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की थी, तो वो 1 लाख साहित्य पे खर्च करने की बात की थी। लेकिन वहाँ पे साहित्य से मतलब क्लियर नहीं बताया गया था कि भारतीय साहित्य या अंग्रेजी साहित्य। तो ब्रिटिशर्स जो है 1 लाख अंग्रेजी साहित्य पे खर्चा करना चाहते थे, और भारतीय बोल रहे कि जब ये इंडिया में हो रहा है तो भारतीय साहित्य पे हो। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपना जो है घोषणा पत्र निकाला, और उस घोषणा पत्र में थ्योरी का नाम जो है निस्यंदन थ्योरी दी, और उसमें बताया कि हम किस तरह से जो है इस विवाद को सुलझा सकते हैं। इसने इस तरह से वर्ड्स के साथ खेला कि भारतीय समझते रह गए, तब तक चीज़ें जो है हाथ से निकल चुकी थी। चलिए ठीक है, इन्होंने सिद्धांत जो है निस्यंदन सिद्धांत की घोषणा की। चलिए निस्यंदन सिद्धांत मैं बता दूं ये क्या है। निस्यंदन सिद्धांत का मतलब होता है कि इसने बताया था कि हम जो है भारतीयों के एक ऐसे कस्बे को शिक्षा दे, एक ऐसे ग्रुप को, ऐसे कैटेगरी को शिक्षा दे, और क्योंकि हमारे पास उतना फाइनेंशियली हम जो है साउंड नहीं है, फाइनेंशियली उतना एबल नहीं है कि पूरे भारतीयों को जो है शिक्षा दी जाए, तो इसीलिए हम भारतीयों के एक ऐसे तबके को शिक्षा देते हैं, और वो जो तबके वाले लोग हैं वो बाकी अपने जो भी भारतीय भाई बहन हैं उन लोग को शिक्षा देंगे। इस तरह से जो है एजुकेशन ट्रांसफर होगा, और इस तरह से खर्चा जो है सरकार का बचेगा। ये है निस्यंदन सिद्धांत, जिसको फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप एक जगह पे कोई चीज लगाते हो, उसका उस जगह से चेन की तरह वो बनता है और आगे वो कार्य करता है। तो ये निस्यंदन थ्योरी जो है इन्होंने मैकाले ने लगाई। उसके बाद मैकाले ने अपना विवरण पत्र दिया। इस विवरण पत्र को मैकालेज मिनट के नाम से भी जाना जाता है, मैकालेज विवरण पत्र के नाम से जाना जाता है, वो हम देखेंगे आज क्लास में। फिर उसके बाद मैकाले द्वारा प्रस्तावित विशेष निधि, बहुत सारी जो है नियम बनाए, किस तरह से जो 1 लाख रुपए का खर्चा किया जाना है वो सारे नियम बनाए, वो देखेंगे। फिर इसके बाद बेंटिक जो थे वो उस समय लॉर्ड बेंटिक इनका नाम है, इन्होंने जो है मैकालेज मिनट को यानी मैकाले के प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और उसको लागू करवा दिया। फिर ये इसी तरह से बेंटिक के लागू करने से, बेंटिक के जो है मैकालेज मिनट को एक्सेप्ट कर लेने से जो है भारतीय शिक्षा को अंग्रेजी प्रस्थ बनाना,
इसमें मेन मुद्दा जो था हमारे मैकाले का वो ये था, जो एक्चुअली में पाश्चात्य बोल रहे थे वही उसने किया भी, लेकिन घुमा फिराकर अंग्रेजी को ही जो है एजुकेशन का शिक्षा में रखा और अंग्रेजी को धीरे धीरे जो है वो भारतीय शिक्षा में घुसाने लगा और भारतीय शिक्षा को जो है परस्त करने लगा अंग्रेजी के माध्यम से। तो ये पूरा खेल जो है भारतीय ये ब्रिटिशर्स युग में हुआ है। ठीक है, अब हम एक एक करके डील करेंगे। जैसे पहले मैंने आपको बताया 1813 का आज्ञा पत्र आपको जानना जरूरी है, जिससे एक्चुअली में विवाद स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ था, देखिए मैं आपको नहीं बोलूँगी कि जैसे एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है वैसे लिखिए। हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है ना जिसको आप स्टोरी की तरह अपने दिमाग में बैठाइए और उसके बाद अपने लैंग्वेज में अपने सेंटेंसेस में उसको लिख दीजिए, लेकिन समझिए स्टोरी की तरह। तो देखिए 1813 का आज्ञा पत्र हुआ क्या कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो है अपने अधिकार को विस्तृत करना चाहा, फैलाना चाहा। तो अब सोचा कि फैलाए कैसे, तो तभी फैला सकते हैं जब हम कुछ नियम बनाएं और देखें कि वो लोग नियम को मानते हैं कि नहीं या उनको मानना पड़े। तो उन्होंने 20 वर्ष के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया था। यह आज्ञा पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रत्येक 20 वर्ष के उपरांत पुनरावर्तन अथवा नवीनीकरण हेतु भेजा जाता था। तो उसने अपना ये चलाने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को विस्तृत करने के लिए ब्रिटिश सरकार से 20 वर्ष के लिए, हमारा इंडिया जो है ब्रिटिश सरकार के पास गुलाम थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 20 वर्ष का जो है लिया कि ये इंडिया में जो है हमें 20 वर्ष तक बिजनेस करना है और उसको धीरे धीरे 20 वर्ष के बाद एक्सटेंड करता रहा। यह आज्ञा पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रत्येक 20 वर्ष के उपरांत पुनरावर्तन अथवा नवीनीकरण हेतु भेजा जाता था। 1793 में जब कंपनी का आज्ञा पत्र पुनरावर्तन हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया, तब उसके सदस्य रॉबर्ट विलियम फोर्स ने चार्ल्स ग्रांट और ईसाई मिशनरियों को समर्थन करते हुए प्रस्ताव रखा कि आज्ञा पत्र में एक ऐसी धारा जोड़ दी जाए जिससे ईसाई मिशनरियां भारत में आसानी से आ जा सके तथा अपने धर्म का प्रचार कर सके। किंतु वहीं एक सदस्य रेंडल जैक्सन ने इसका विरोध किया तथा इस कारण से यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका। यह 1793 की बात है। किंतु इंग्लैंड की मिशनरियां चार्ल्स ग्रांट के नेतृत्व में बराबर यह मांग करती रही कि मिशनरियों को भारत जाने और वहां ईसाई धर्म और शिक्षा का प्रसार करने की खुली छूट दी जाए। इस मांग को तब सफलता प्राप्त हुई जब 1793 में 20 वर्ष बाद 1813 में कंपनी का आज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु पुनः ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। इस बार अधिकतम सदस्यों ने मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया। तो इंग्लैंड की मिशनरीज आप जानते हो जो कि धर्म के ईसाई धर्म का प्रचार करती है और शिक्षा देती है, वो हमेशा से मांग करते रहे थे कि हमें भारत जाकर के हमारे धर्म का प्रचार करने दिया जाए, क्योंकि भारत तो हमारा ही गुलाम है, तो हम तो चाहे वहाँ जा सकते हैं, तो ये हमें जो है इसकी आज्ञा दी जाए और हम जाके वहाँ अपने धर्म का और अपनी शिक्षा का प्रचार करें। तो इसका जो है 1793 में जो है वो परमिशन नहीं मिला, लेकिन 1813 में 20 वर्ष बाद फिर से जब रिन्यूअल के लिए गया आज्ञा पत्र, तो ये बोल सकते हैं कि आज्ञा पत्र में ये परमिशन मिल गया कि आप जा कर के वहाँ पे अपने शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं। अब देखिए, भारत के लोग ये समझते थे कि कंपनी के चार्टर की पुनरावृत्ति एक प्रकार से भारत को 20 वर्ष के लिए ठेके पर दे देना ही था। वही था, गुलाम वो ब्रिटिशर्स के थे, ब्रिटिश के थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है उनसे पैसा लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी से 20 साल के लिए भारत को उनको सौंप देते थे। तो वही हुआ कि ठेके पे दे देना। अब ये आज्ञा पत्र में कौन कौन सी चीजें जो है जोड़ी गई, देखिए 1813 के आज्ञा पत्र में 1 लाख रुपया भारत में विद्या प्रसार के लिए रखा गया और इस शैक्षिक विकास में नाम मात्र का दिखावटी योगदान प्रदान किया गया। यह धन साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ तथा उन्नति के लिए निर्धारित किया गया। ये 1 लाख रुपया
बोला गया कि जो है शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, साहित्य पे खर्च किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे मेंशन नहीं हुआ कि हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश शासित प्रदेशों में शिक्षा के प्रसार को पूर्णतः छूट मिल गई। यूरोपीय देश की किसी भी मिशनरी को भारत में प्रवेश की, ईसाई धर्म, संस्कृति व शिक्षा के प्रचार प्रसार की पूर्णतः अनुमति प्राप्त हो गई। तो ठीक है, ये चीजें हुई। तो अब उसके बाद से जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। यही है आंग्ले प्राच्य विवाद। इसको आंग्ले प्राच्य विवाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग प्राच्य पाश्चात्य विवाद भी कहते हैं। इनको क्या हुआ देखिए, 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जनसाधारण की शिक्षा का संपूर्ण दायित्व कंपनी का था। कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तथा इस कार्य हेतु प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि सुरक्षित कर दी गई थी। इसके लिए 1823 में एक लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई। इस लोक शिक्षा की सामान्य समिति, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में 10 सदस्य थे। उनमें 2 दल थे। एक प्राच्य विद्या समर्थक दल था जो कि इंडियन एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा था, जबकि दूसरी ओर आंग्ले दल था जो अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में समर्थन दे रहा था। यह विवाद 20 वर्षों तक चलता रहा। खुद सोचिए, 1813 से स्टार्ट हुआ और 1833 तक, 23 एंड 33 तक चलता रहा। ठीक है, आंग्ले प्राच्य विवाद के वास्तव में कुछ कारण निम्नलिखित है। क्यों हो रहा था ये देखिए, रीजन यहाँ पे 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में वर्णित शब्द साहित्य, भारतीय विद्वान, भारतीय भाषा और निवासी आदि की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी। इस राजपत्र में शैक्षिक विकास हेतु 1 लाख रुपए की धनराशि की पेशकश की गई थी, किंतु इन दोनों बिंदुओं से संबंधित अनेक विवादास्पद प्रश्न दोनों दलों के लोगों द्वारा उठाए जाने लगे तथा दोनों ही समूहों के द्वारा तर्कपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किए जा रहे थे, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। प्राच्य विद्या समर्थक दल का नेता H.T. प्रिंसेप तथा कुछ विद्वान जैसे लॉर्ड मिंटो, H. विल्सन आदि भी इस वर्ग का समर्थन कर रहे थे। मतलब ये ब्रिटिशर्स थे, लेकिन ये समर्थन जो है प्राच्य वाले लोगों को कर रहे थे। ये सभी लोग प्राचीन साहित्य, भारतीय साहित्य के समर्थक थे तथा चाहते थे कि भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार भारतीय स्थानीय भाषाओं के माध्यम से हो तथा धारा 43 में वर्णित साहित्य शब्द को यह अपने मतानुसार भारतीय प्राचीन साहित्य के रूप में ग्रहण कर रहे थे। अब यह दल भी 2 भागों में विभक्त हो गया। पहले दल का प्रतिनिधित्व भारत के हितैषी लोग कर रहे थे जो वास्तव में भारतीयों के हित में तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, जबकि दूसरे भाग के प्रतिनिधि ब्रिटिश हित की बात कर रहे थे। इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाश्चात्य को सपोर्ट कर रहे थे। उनके अनुसार अंग्रेजी भाषा से जो है शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता था, तो वो उधर भी सपोर्ट कर रहे थे। तो इसमें बट गए थे ये लोग। तो ये विवाद जो है चल रहा था। ये 2 पॉइंट के ऊपर ये पूरा विवाद जो है चल रहा था। तो अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन आंग्ले प्राच्य विवाद या प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है, तो ये पूरा आप इतना लिखेंगे, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, आएगा भी तो शॉर्ट में आएगा। अब हम मेन आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो हमारा है मैकाले का विवरण पत्र क्या है, मैकालेज मिनट क्या है, जो क्वेश्चन आता है। देखिए, आंग्ले प्राच्य विवाद को सुलझाने के लिए मैकाले ने अत्यंत गंभीरता पूर्वक 1813 के आज्ञा पत्र का विस्तार से अध्ययन किया तथा कुछ प्रमुख विवादास्पद बिंदुओं पर उसने अपनी स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की। क्योंकि वो इंग्लिश का लिटरेचर था, बहुत बड़ा ज्ञाता था, तो उसे पता था कि कौन से पॉइंट्स पे जो है हम फाइट कर सकते हैं या कौन से पॉइंट्स को किस तरह से तोड़ सकते हैं। तो उसने पूरे डिटेल से 1813 के आज्ञा पत्र को पढ़ा और उसके बाद अपना मैकाले मिनट यानी की विवरण पत्र दिया। पहला उसका जो आप देखेंगे था क्वेश्चन, जो पॉइंट उसका था कि साहित्य शब्द की व्याख्या। इसके बारे में तो मैकाले को बहुत बोला भी जाता है, किसने इंडियन साहित्य के बारे में, भारतीय साहित्य को जो है धज्जियां उड़ा दी थी इस टॉपिक पे। जो लड़ाई तो साहित्य के टॉपिक पे, वर्ड पे भी हो रहा था ना। मैकाले ने स्पष्ट रूप से साहित्य शब्द की व्याख्या अंग्रेजी साहित्य के रूप में की। उसके अनुसार साहित्य मतलब अंग्रेजी साहित्य होता, भारतीयों का तो कोई साहित्य ही नहीं है।
उसका कहना था कि प्राचीन भाषाओं जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी के साहित्य को बनाए रखने से नवीन ज्ञान में बाधा उत्पन्न होगी। उसके अनुसार कि अगर हम हिंदी, संस्कृत, फारसी इन सभी साहित्य को लेकर चलते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अंग्रेजी के साहित्य को लेकर चलेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका एक और चीज कहना था, वो यहाँ पे अभी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। इसने ये बोला था कि अंग्रेजी का साहित्य और भारतीय साहित्य की अगर हम बात करते हैं, भारतीय भाषाओं के साहित्य के, तो भारतीय भाषाओं की जितने भी साहित्य हैं बस एक अलमीरा भर है अंग्रेजी के साहित्य के सामने। अंग्रेजी का साहित्य इतना विशाल है कि उसके सामने भारतीय साहित्य बस एक अलमीरा भर ही है। इसका ये कहना था, ये इसने नाउन संज्ञा यूज किया था। अब दूसरा विवाद चल रहा था विद्वान को लेकर, तो इसके अनुसार जो है भारतीय विद्वान होते ही नहीं हैं। विद्वान तो जो होते हैं वो हमारे ब्रिटिशर्स होते हैं, वो लोग जो भी ज्ञाता हैं, जो फिलोसफर हैं, जो भी जो है लिटरेचर लिखने वाले हैं, वो लोग विद्वान कहलाते हैं। भारतीय तो विद्वान होते ही नहीं हैं। उसने भारतीय विद्वान में उन व्यक्तियों को शामिल किया जो अंग्रेजी साहित्य जैसे मिल्टन और शेक्सपियर को जानते हों। मतलब भारतीयों में विद्वान वो कहलाएंगे जो मिल्टन और शेक्सपियर के बारे में जानते हो, मिल्टन एंड शेक्सपियर के पोएम के बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में जानते हो। पाश्चात्य दर्शन जैसे लॉक का दर्शन, वो विज्ञान जैसे न्यूटन की खोज इत्यादि का ज्ञाता हो। और भारतीय वही हो सकता है जो कि फिलोसफर में बोला जाता है, लॉक का दर्शन वो जानता हो, साइंस जानता हो, न्यूटन के जैसा हो, वो विद्वान कहलाता है। भारतीयों में वैसा तो कोई है ही नहीं उसके अनुसार। फिर उसके बाद है तीसरा, धन राशि के व्यय को लेकर के जो जो पॉइंट पे लड़ाई चल रही थी उसको उसने अच्छे से डिटेल में दे दिया, इसलिए लड़ाई विवाद को खत्म किया गया। 1 लाख रुपए के व्यय पर उसने कंपनी की इच्छा को सर्वोपरि माना। कंपनी जिस पद पर जितना भी धन व्यय करना चाहे कर सकती है। शिक्षा का माध्यम, जो लैंग्वेज की बात हो रही थी, उसने कड़े शब्दों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की। विज्ञान विषय की व्याख्या, विज्ञान के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विज्ञान को सम्मिलित किया गया। तो इस तरह से जो है मैकाले ने अब अंग्रेजी को के लिए जो पक्ष रखा उसको आइए जानते हैं कैसे। कड़े शब्दों में उसने बोला कि अंग्रेजी में ही शिक्षा दी जानी चाहिए और क्यों दी जानी चाहिए। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का घोर प्रशंसक था तथा प्राच्य शिक्षा और संस्कृति का उपहास उड़ाता था। उसने अंग्रेजी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। उसके अनुसार अंग्रेजी आधुनिक ज्ञान की कुंजी और पश्चिमी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है। यह भाषा ज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जीवन की स्थापना करेगी, जैसे ग्रीक और लैटिन भाषा ने इंग्लैंड की शिक्षा में किया। भारतीय स्वयं भी प्राच्य भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी को बढ़ाने के इच्छुक है। कुछ लोग थे वो अंग्रेजी को सपोर्ट कर रहे थे, तो उसने वो पॉइंट भी यूज कर लिया। अंग्रेजी भाषा संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी द्वारा भारत में भी अंग्रेज भारतीयों का निर्माण किया जा सकता है। मतलब कि हम इंडिया में हैं तो जो लोग अंग्रेजी सीखेंगे तो उनको हम अंग्रेज भारतीय कहेंगे। अंग्रेजी के ज्ञान द्वारा ब्रिटिश सरकार को अच्छे व सस्ते द्विभाषीय प्राप्त हो जाते हैं। देखिए इसका पहले मैं मतलब समझाऊं, द्विभाषीय का मतलब हुआ क्या कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी 20-20 साल पे, तो इंडिया को समझ लीजिए तो ठेके पे ले रही थी ब्रिटिशर्स से। तो जब उसको यहाँ पे काम करती थी तो उसको जो आदमी लोग चाहिए थे, जैसे उसके काम करने के लिए, चाहे काउंटिंग के लिए, कोई भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा वाला काम करने के लिए इंग्लिश में ही काम उसका होता था, तो उसके लिए कुछ जब आदमी चाहिए होते थे तो उसको ब्रिटेन से मंगवाना पड़ता था। तो ब्रिटेन से जो भी लोगों को मंगवाता था उसका खर्चा ज़्यादा हो जाता था। तो उसने ये शिक्षा का समर्थन इसलिए भी किया कि यहाँ के लोगों को ही हम कुछ हद तक शिक्षा दे दे, जिससे वो इतनी शिक्षित हो जाए कि हम इन सब कामों के लिए जो ब्रिटेन से लोग मंगवा रहे हैं हमें मंगवाना ना पड़े और हमारा खर्चा वहाँ पे बचे। तो यहाँ पर भी इसने यही बात की कि अंग्रेजी का ज्ञान हम देते हैं तो यहाँ पे हमें जो है सस्ते द्विभाषीय लोग मिल जाएंगे जो अंग्रेजी हिंदी दोनों बोलेंगे और जो हमारे लिए यूजफुल होंगे। अंग्रेजी के ज्ञान द्वारा ब्रिटिश सरकार को अच्छे और सस्ते द्विभाषीय प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए
उपयुक्त तर्कों के आधार पर मैकाले भारतीयों में एक ऐसा वर्ग स्थापित करना चाहता था जो कि सामान्य जनता से कोई सहानुभूति न रखे तथा पृथक रहे, ताकि समाज में वर्ग संघर्ष जन्म ले ले। वह सरकारी कार्य हेतु कुशल क्लर्क का कार्य कर सके तथा अंग्रेजी शासन को दृढ़ता प्रदान करने में सहायता प्रदान करे। उसका यह मत था कि भारतीयों में अंग्रेजियत फैलाकर कंपनी को व्यापक तथा शासन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। यही कारण है कि अंग्रेजी शिक्षा की प्रगति में मैकाले एक मार्गदर्शक या टॉर्च बियरर कहलाता है। समझ में आया? तो ये है मैकाले का पूरा काला चिट्ठा जो उसने किया, और वहाँ से ही एक्चुअली में हमारे एजुकेशन में चेंजेस आया और एजुकेशन जो है कम्प्लीटली बदल भी गया। मैकाले के विवरण पत्र की दो विपरीत प्रतिक्रियाएं हुई। कुछ लोगों ने मैकाले की अत्यधिक प्रशंसा की तो कुछ ने अत्यधिक विरोध। मैकाले के प्रशंसक उसे भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक और भारतीय प्रगति का मार्गदर्शक मानते हैं, तो उसके निंदक उस पर प्रचलित भारतीय भाषाओं की अवहेलना, प्राचीन भारतीय साहित्य का अपमान, भारत पर अंग्रेजी शिक्षा लादने और पाश्चात्य संस्कृति के प्रचार द्वारा भारत को स्थायी रूप से परतंत्र बनाने का षड्यंत्र रचने का दोष लगाते हैं। यहां तक कि कुछ अंग्रेजों ने उसे भारतीय राजनीतिक चेतना के लिए भी उत्तरदायी बताया है। यह क्वेश्चन भी आता है कि आपके अनुसार मैकाले विवरण कितना सही है और कितना गलत है, तर्कपूर्ण बताइए। तो आपको पॉइंट देना है, तो ये पॉइंट आप जो है देंगे। ठीक है, अब देखिए प्रभाव क्या हुआ, तात्कालिक प्रभाव क्या हुआ। जब मैकाले ने ये विवरण पत्र दिया तो हमने वो चार्ट में देखा ना कि बेंटिक ने जो है तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट करने के बाद प्रभाव क्या हुआ? सबसे पहले तो हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ होना, अंग्रेजी का जो है स्टार्टिंग हुआ वहां से। मैकाले विवरण से प्रभावित होकर गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी माध्यम को यूरोपीय ज्ञान विज्ञान प्रधान शिक्षा नीति की घोषणा की। सन 1837 में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजकाज की भाषा घोषित किया। सन 1844 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉन्टिंग ने सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। मैकाले विवरण पत्र का दीर्घकालिक प्रभाव, ये तो तुरंत ये तात्कालिक हुआ, तुरंत इमीडिएट जो है ये सारी चीजें एक्शन में आ गई। अब ये दीर्घकालिक एंड लॉन्ग लास्टिंग क्या रहा? तो भारत में भौतिक उन्नति का रास्ता खुल गया। भारतवासियों को पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान की जानकारी प्राप्त होने लगी। भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय हुआ। भारत में राजनीतिक जागरूकता का उदय हुआ। भारत में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रवेश हुआ। भारत में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व कायम हो गया। तो ये प्रभाव है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मैकाले विवरण पत्र का क्या प्रभाव हुआ, तात्कालिक प्रभाव और दीर्घकालिक प्रभाव, दोनों तरह के जो है प्रभाव आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का स्थान क्या रहा। मैकाले ने भारतीय शिक्षा को स्थायित्व प्रदान किया। मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रतिष्ठापक का श्रेय प्रदान किया जाना चाहिए। कुछ आलोचकों का विचार है कि भारत के दास्ता की जंजीरों में जकड़ने के लिए मैकाले उत्तरदायी है, जिसके पक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं। भारत ने भारतीय भाषा का अपमान तथा अनादर किया, बिल्कुल। मैकाले विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को थोपना चाहता था, जो उसने थोप भी दिया। मैकाले ने भारतीय धर्म तथा संस्कृति को अपमानित तथा अनादरित किया। उसने भारतीय धार्मिक एकता को विनष्ट करने का प्रयास किया। उसने नवीन वर्ग का निर्माण किया जिसका दृष्टिकोण भारतीय न होकर पाश्चात्यवादी था। अभी ये जो बार बार आ रहा है क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये पॉइंट जो आ रहा है, जो उसने निस्यंदन सिद्धांत लगाया था, फिल्ट्रेशन थ्योरी लगाई थी, उसने क्या किया कि वो जो मैंने आपको बताया कि उसने गवर्नमेंट से, सरकार से ये बात बोली कि हम पूरे भारतीयों को एक बार में शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो हम एक वर्ग को, पर्टिकुलर एक वर्ग को जो है शिक्षा देते हैं और वही वर्ग जो है बाकी लोगों तक शिक्षा पहुंचाएगी। जो कि वो अच्छी तरीके से जानता था कि अगर हम एक वर्ग को शिक्षा देते हैं
हैं तो वो अपने आप को सुपीरियर महसूस करने लगेंगे, अपने आप को बाकी लोगों से अलग महसूस करने लगेंगे और उसके साथ फिर उठना बैठना भी जो है बंद कर देंगे। तो एक्चुअली ने मैकाले ने यहाँ पे डिवाइड एंड रूल जो है वो खड़ा किया और उसने इन भारतीयों को जो है दो कैटेगरी में विभाजित कर दिया। एक तो हो गया कि सुपीरियर लोग जिनको लगता है कि हमें अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी पाश्चात्य जो है संस्कृति हम जानते हैं, बाकी हो गए भारतीय लोग जो भारतीय संस्कृति जानते हैं, जिनके पास शिक्षा अच्छी नहीं है। तो वो उन दोनों में काफ़ी गैप हो गया। वो गैप आज भी मौजूद है, वो गैप बहुत ज़्यादा इंडिया में जो वो गैप बनाने वाला जो बोला जाए तो मैकाले ही था और वो आज भी चल रहा है, जिसमें कुछ लोग तो भारतीय दृष्टिकोण रखते हैं, कुछ पाश्चात्य दृष्टिकोण रखते हैं। उसने शिक्षित वर्ग का व जनसाधारण के मध्य गहरी खाई खोदी। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रगति में पथ प्रदर्शक अथवा पाश्चात्य शिक्षा का अग्रदूत कहना उचित नहीं है, क्योंकि वह भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं एवं जनसाधारण की शिक्षा के प्रसार का द्योतक बना था। ऐसा ही विचार जेम्स का है। उसकी घोषणाएं व्यर्थ की बकवास, अपने आप पर अपार विश्वास तथा अहम मान्यताओं से परिपूर्ण थी। तो यही मैकाले का है। अब बेंटिक ने जो एक्सेप्ट किया वो क्या है? देखिए, बेंटिक ने तो उसको तो ये सॉल्यूशन निकालना था, उस समय उसी का वही गवर्नर था तो सब उसी के ऊपर आ रहा था। तो उसने बोला कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट रूप से लगाए जाने वाला संपूर्ण धन केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। ये क्लियर बेंटिक ने जो है घोषणा कर दी। 1813 व 33 के आज्ञा पत्र, प्राच्य पाश्चात्य विवाद निस्यंदन सिद्धांत और मैकाले का विवरण पत्र आपस में क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार संबंधित हैं कि इन सभी के द्वारा ही भारत में अंग्रेजी शासन एवं शिक्षा की स्थापना को एक सुदृढ़ श्रृंखला के रूप में दिखाया जा सकता है। तो ये बेंटिक ने जो एक्सेप्ट किया है वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ट हमने कंप्लीट किया। देखिए, बेंटिक ने एक्सेप्ट किया और अंग्रेजी जो है हावी हो गई। तो इस चार्ट को याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है आपको 1813 के आज्ञा पत्र से भी आ सकते हैं, ये शॉर्ट में आएगा ही। प्राच्य पाश्चात्य विवाद से आ सकता है, मैकाले तो डेफिनेटली रहेगा ही, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सो आज के क्लास में मैकाले मिनट और भी जो टॉपिक है बचा है वो सारा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।